हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान चुका था कि समबहुभुज क्या होती है, विषम बहुभुज क्या होती है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने ये भी जाना था कि समबहुभुज और विषम बहुभुज के बीच के जो अंतर दोस्तों उसको हम लोग किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि बहुभुज का जो विकर्ण है दोस्तों उसका जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही दोस्तों हम लोग बहुभुज में आने वाले कुछ जितनी भी आकृतियां हैं उसमें कैसे हम लोग विकर्णों को ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें अधिकतम से अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इन सबकी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से फुल तरीके से देने का प्रयास करूंगा। अगर जो भी बच्चे इस वाले वीडियो पर अगर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लास्ट एंड तक आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं जो मैंने दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बहुभुज के विकर्ण की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है किसी बहुभुज में उनके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। क्या बताया दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है आपसे किसी बहुभुज में उनके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। देखिए दोस्तों आपके 8 क्लास का जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो भी आकृतियां दोस्तों आई हैं वो सारे सारे आपके बहुभुज से रिलेटेड आई हैं। इससे दोस्तों आपके जो विकर्ण है उसको भी दोस्तों मैंने बहुभुज से ही जोड़ा है, यानी कि जो विकर्ण खींचेंगे दोस्तों वो हम लोग बहुभुज में आने वाली आकृतियों में ही हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर दी जा रही है कि किसी बहुभुज में उनके सम्मुख शीर्षों। तो देखिए आपको विकर्ण ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो सम्मुख शीर्ष है इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों सम्मुख शीर्ष कहने का मतलब कि आमने सामने का शीर्ष, क्योंकि आपको पता है कि शीर्ष उसे कहा जाता है जहां पर दो रेखाखंड एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं, वही उभयनिष्ठ बिंदु दोस्तों उन दोनों रेखाखंडों का शीर्ष कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मान के चलते हैं ये एक PQ रेखाखंड है और एक तो QR रेखाखंड है, और PQ रेखाखंड और QR रेखाखंड एक दूसरे को दोस्तों किस बिंदु पर मिल रहे हैं, Q बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो Q बिंदु है दोस्तों वो आपके PQ रेखाखंड और QR रेखाखंड का एक शीर्ष बिंदु हुआ। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों कि ये जो Q है इसके हमें सामने का कोई शीर्ष देखना है। जो दोस्तों सामने का शीर्ष यहाँ पर मिलेगा वही शीर्ष दोस्तों इस Q का सम्मुख शीर्ष कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं इस सबलम चतुर्भुज वाले आकृति में कि Q के जो सामने का जो सम्मुख शीर्ष है वो कौन है। तो दोस्तों इसके सामने का जो सम्मुख शीर्ष है वो है दोस्तों S। क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों Q के यह सामने है। अगर हम बात करें यहाँ पर P और R का तो दोस्तों जो P और जो R है वो Q के सामने ना होकर इसके अगल बगल में है। जबकि आप जानते हैं कि यदि जो शीर्ष किसी शीर्ष के अगल बगल में आते हैं तो उसे दोस्तों हम लोग आसन्न शीर्ष के नाम से जानते हैं, और आसन्न शीर्षों के कारण कभी भी दोस्तों विकर्णों को हम लोग नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम Q से अगर दोस्तों एक विकर्ण अगर ड्रॉ करना चाहे तो इसका सम्मुख शीर्ष आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों आपको S शीर्ष पर। तो यानी हम Q और S शीर्ष की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम लोग दोस्तों विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है किसी बहुभुज में उनके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि यदि हम लोग इन सम्मुख शीर्षों को जिस रेखाखंड से दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे वही रेखाखंड दोस्तों इस बहुभुज का विकर्ण कहलाएगी। तो इसकी दोस्तों बस यही छोटी सी परिभाषा थी। इसकी परिभाषा में दोस्तों कोई भी मतलब ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली बात है कि किसी भी बहुभुज में यदि उनके सम्मुख शीर्षों को हम लोग जिस रेखाखंड से दोस्तों हम लोग मिलाते हैं वह रेखाखंड ही उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी अभी आप लोग ने जाना कि Q के सम्मुख है दोस्तों S और S के सम्मुख है Q। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, जबकि ये जो P है जो R है दोस्तों बिल्कुल भी Q के आमने सामने नहीं है, ये आसन्न यानी अगल बगल में है। इसलिए Q का सम्मुख P और R बिल्कुल भी ना होकर कौन होगा दोस्तों, वो S होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं। तो दोस्तों जब हम सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेखाखंड से मिलाएंगे। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक रेखाखंड से मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस आकृति में जो मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड ड्रॉ किया है SQ, यही दोस्तों SQ आपके समलम चतुर्भुज का एक विकर्ण कहलाएगा। अब उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, P है। ठीक है, अब हम P बिंदु के लिए बात करते हैं इसके सम्मुख शीर्ष के। तो दोस्तों जो P बिंदु है इसका सम्मुख शीर्ष कौन हो सकता है, देखिए तो P के सम्मुख शीर्ष कहने का मतलब कि P के सामने के शीर्ष को हमको देखना है। तो P के सामने का शीर्ष कौन हो सकता है, देखिए P के सामने का जो शीर्ष होगा दोस्तों वो होगा आपका केवल और केवल R, ना कि Q और ना कि S। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो Q और जो S है वो P शीर्ष के लिए आसन्न हो जाएगा। क्यों हो
जाएगा, क्योंकि ये जो की और जो ए से शीर्ष है दोस्तों वो पी के अगल बगल यानी कि आसन्न रूप में उपस्थित है। इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल भी काम आसन्न का ना लेकर किसका लेना है, सम्मुख लेना है, यदि आप विकर्ण खींचना चाहते हैं तो दोस्तों पी का जो सम्मुख शीर्ष होगा वो कौन होगा, वो आर होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों शीर्षों को हम लोग एक रेखाखंड से जोड़ते हैं। तो जब दोस्तों इन दोनों सम्मुख शीर्षों को हम लोग रेखाखंड से जोड़ते हैं तो जो आपका पी आर रेखाखंड प्राप्त होता है, यही पी आर रेखाखंड दोस्तों आपके इस समलंब चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो समलंब चतुर्भुज में आपके जो विकर्ण है वो केवल दो ठो खींचे जा चुके हैं। पहला है आपका QS और दूसरा है दोस्तों आपका PR। यदि दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा विकर्ण खींचना चाहें तो आप बिल्कुल भी खींच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इस बहुभुज में अब दोस्तों कोई भी आपके सम्मुख शीर्ष शेष नहीं बचे हैं जिससे कि आप दोस्तों विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग को मैं ये बताता हूं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी बहुभुज में हम अधिक से अधिक कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र आता है जिसके माध्यम से आप लोग ये जान सकते हैं कि हम उस बहुभुज में अधिकतम कितने विकर्ण दोस्तों खींच सकते हैं, और उतने विकर्ण दोस्तों उस बहुभुज में खींचा जाएगा ही जाएगा, चाहे वो बहुभुज आपका उत्तल हो या फिर अवतल हो। तो ये जो सूत्र है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और रिमेंबर भी कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा भी जाता है कि इस बहुभुज में कितने अधिकतम विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इस बहुभुज में कितने अधिकतम विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों इनका जो विकर्णों की संख्या का निर्धारण है वो दोस्तों हम केवल विकर्णों की संख्या के निर्धारण सूत्र से ही करते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि किसी बहुभुज में अधिकतम विकर्णों की संख्या का सूत्र निर्धारण तो वो होता है दोस्तों कितना, n × n-3/2। कितना होता है दोस्तों, n × n-3/2। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो n है दोस्तों वास्तव में होता क्या है। देखिए n, तो दोस्तों n का जो हमारा संबंध है वो है दोस्तों बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या से। कुल मतलब एक दुगो नहीं, मतलब आपने जो भी बहुभुज लिया है उसमें कुल जितने भी आपकी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं की संख्या को ही दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर n से निरूपित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि n = बहुभुज में सम्मिलित कुल भुजाओं की संख्या। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर एक बहुभुज कौन लिया था, यहाँ पर हमने एक बहुभुज समलंब लिया था, ठीक है, जो कि आपका एक प्रकार का दोस्तों उत्तल बहुभुज है, ठीक है। तो इस बहुभुज में दोस्तों हम लोगों ने अधिकतम कितने विकर्ण खींचा, अधिकतम हमने 2 विकर्ण खींचा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपका समलंब चतुर्भुज है वो कितने भुजाओं का चतुर्भुज है। तो दोस्तों हम लोग इसकी भुजा गिनेंगे तो आपको पता है कि जो समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज कहने का मतलब कि यह 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति, यानी इसमें टोटल भुजाओं की संख्या दोस्तों 4 है। तो इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो n का मान होगा वो निकल कर आएगा कितना, 4। किसके लिए, तो समलंब चतुर्भुज के लिए। मतलब समलंब छोड़िए ना, चाहे वो समलंब हो, समानांतर हो, आयत हो, वर्ग हो या तंग हो, कोई भी दोस्तों आपका चतुर्भुज क्यों ना हो, यदि उसका नाम चतुर्भुज के रूप में अगर आ रहा है तो उसमें आपके जो रेखाखंड आएंगे, जो भुजाएं आएंगे वो दोस्तों केवल आपके 4 ही आएंगे, चाहे उसका नामकरण किसी भी रूप में क्यों ना हो। और विकर्ण दोस्तों उतने ही खींचे जाएंगे जितना दोस्तों इस सूत्र से आपके विकर्णों की संख्या निकल कर आएगी। तो सूत्र क्या था दोस्तों, मैंने आप लोग को भी बताया कि विकर्णों की संख्या का जो सूत्र था वो कुछ इस प्रकार से था, समझिएगा। ये था दोस्तों n × n-3/2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n का कुल मान जो है दोस्तों वो दिया है यहाँ पर 4। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर भी n है, तो जहां जहां n है वहां हम लोग क्या करेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि n का तात्पर्य भुजाओं की संख्या से जो आपने बहुभुज लिया है। तो भुजाओं की संख्या का मतलब कि उस बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या। तो जो हमने ये समलंब चतुर्भुज लिया है इसमें टोटल कितने भुजाएं हैं, तो इसमें टोटल दोस्तों जो भुजाओं की संख्या है वो केवल 4 है। तो इसलिए हम जहां जहां n है वहां 4 दोस्तों रिप्रेजेंट कर देंगे। हो जाएगा यहाँ पर -3, अब बाटम हो जाएगा दोस्तों 2। आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो निकल कर आता है, देखिए 4 में से 3 जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, कोष्ठक की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बोडमस के नियम अनुसार 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा दोस्तों 1, अब बाटम हो जाएगा कितना, 2। तो जब दोस्तों हम लोग 4 को 2 से कटाते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी 2 2 निके 4। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके चतुर्भुज के लिए जो कुल विकर्णों की संख्या निकल कर आई है वो केवल दोस्तों आपके 2 ही निकल कर आई है। आपको बिल्कुल भी घबराने
घबराना नहीं है कि जो आपका समलंब चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है, उन चतुर्भुजों में जो आपके विकर्ण है वो 2 से अधिक खींचे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें केवल मतलब है बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या से। तो दोस्तों अगर आप चतुर्भुज ले रहे हैं तो उसमें टोटल भुजा आपके कितने आएंगे? टोटल भुजा दोस्तों आपके 4 ही आएंगे। और जिस बहुभुज में टोटल अगर भुजाएं 4 आएंगी तो उस चतुर्भुज में दोस्तों, उस बहुभुज में दोस्तों आपके अधिकतम से अधिकतम केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल विकर्णों की जो खिंचाव है वो मैंने केवल कितना किया है? 2 ही किया है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका PR और दूसरा है आपका QS। ठीक है, अब उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी आकृति को लेकर। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक आकृति है, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है? विकर्णों को ड्रॉ करना है। तो कैसे हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस बहुभुज में कितने अधिकतम विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हमको n का मान ज्ञात करना होगा। जो आपका n है ना, तो n का मान ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने बहुभुज लिया है, इस बहुभुज में आए कुल भुजाओं की संख्या को दोस्तों हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी आपकी भुजा है इस बहुभुज में। देखिए यहाँ पर दोस्तों कौन कौन आपकी भुजा है? पहला है आपका AB भुजा, दूसरा है आपका BC भुजा, तीसरा है आपका CD भुजा, चौथा है आपका DE भुजा और पांचवा है आपका AE भुजा। कहने का मतलब कि इस बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या टोटल दोस्तों निकल कर आई है 5। बात को समझ रहे ना? तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें n के जगह पर जो मान लेना है वो कितना लेना है? वो दोस्तों हमको लेना है n = 5। बात को समझ रहे ना? कितना लेना है दोस्तों? 5। तो हम क्या करते हैं कि फिर इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका ये जो सूत्र है दोस्तों वो बिल्कुल आपका शुद्ध और सटीक सूत्र है। इस सूत्र से दोस्तों आपको बिल्कुल भी विकर्णों की संख्या का निर्धारण करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इस सूत्र के माध्यम से ही चलने का प्रयास करते हैं। तो क्या था कि n × n - 3/2। ठीक है, तो दोस्तों किसके लिए? तो पंचभुज के लिए, क्योंकि पंचभुज में कुल भुजाओं की संख्या कितनी आती है? 5। तो यहाँ पर जो n का मान है वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना? 5। अब 5 में से हम क्या करते हैं? 3 को माइनस करते हैं। ठीक है, और बाटा में है दोस्तों कितना? 2। तब 5 में से अगर दोस्तों 3 अगर जाता है तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कोष्ट यानी कि कोष्ट के साथ ही इंटू में 5 है, यानी गुणा के रूप में 5 है। तो लिखेंगे 5 × 2 बटा में हो जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 दोस्तों हम लोग कटा देते हैं। तो कटाने से क्या पता चलता है कि आपके कुल विकर्णों की संख्या पंचभुज के लिए निकल कर आएगी यहाँ पर 5। चाहे वो आपका किसी भी नामकरण वाला पंचभुज क्यों ना हो, यदि वो 5 भुजा वाला बहुभुज है, 5 भुजा वाला पंचभुज है, तो उसमें दोस्तों अधिकतम से अधिकतम हम केवल 5 ही विकर्ण खींच सकते हैं। अगर दोस्तों आप 5 से कम खींचते हैं या 5 से ज्यादा खींचते हैं तो आपकी इस आकृति में जो विकर्णों का जो खिंचाव है वो गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 100% श्योर हो चुके हैं कि पंचभुज के लिए टोटल विकर्णों की जो संख्या का जो यहाँ पर दोस्तों ड्रॉइंग है वो कितना होगा? वो केवल 5 होगा। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग विकर्ण कैसे खींचेंगे? तो अभी हमने जाना बहुभुज के विकर्ण की परिभाषा के माध्यम से कि किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्ष, कैसा शीर्ष? सम्मुख शीर्ष, यानी आमने सामने का शीर्ष। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसमें से कोई भी एक शीर्ष पहले पकड़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक शीर्ष यहाँ पर ले लिया, कौन सा? तो ए शीर्ष दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया। देखिए जो ए शीर्ष है ना, इसी को दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब हमें ये देखना है कि ए के सामने कौन है। ठीक है, ए के सामने कौन है? तो दोस्तों ए के सामने आप देख सकते हैं कि ए के सामने आपका डी भी है और ए के सामने आपका सी भी है। सामने आप देखिए यहाँ पर गौर से देखने का प्रयास कीजिए, ए के सामने आपका डी भी है और ए के सामने आपका सी भी है। लेकिन यदि बात करें अगर दोस्तों इस आकृति में शीर्ष बी और शीर्ष ई का, तो दोस्तों जो बी और जो ई शीर्ष है वो बिल्कुल भी आपके ए के सम्मुख नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कैसा है? वो ए के आसन्न है, यानी कि अगल बगल में उपस्थित है। तो जो दोस्तों सामने है हम क्या करते हैं? इन सम्मुख शीर्षों को एक रेखाखंड के माध्यम से मिलाते हैं और जो रेखाखंड दोस्तों आपका निरूपित होगा वही रेखाखंड इस बहुभुज के लिए विकर्ण के रूप में जाना जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग मिलाते हैं ए शीर्ष को किसके साथ? तो हम लोग मिलाते हैं दोस्तों सी के साथ। मिल गया ना? देखिए यहाँ पर क्या था? सी किसके सम्मुख था? ए के, और जो ए सम्मुख था किसके था? वो सी के। ठीक है, तो यहाँ पर ए को विकर्ण खींचा गया। अब क्या करते हैं कि जो डी है वो भी क्या है? ए के सम्मुख है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों विकर्ण यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया? विकर्ण यहाँ पर ड्रॉ किया। तो जब हमने दोस्तों यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने से हमको यहाँ पर टोटल विकर्ण 2 ठो यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन अभी भी हमें 3 विकर्ण और खींचना है, क्योंकि टोटल
विकर्ण आपको कितनी खींची जाएंगी, 5 गो, यदि वो बहुभुज पंचभुज रहता है तो 3 गो और कैसे खींच सकते हैं। देखिए हमने ए शीर्ष से लिया तो ए शीर्ष का काम खत्म, क्योंकि ए के साथ जो भी सम्मुख शीर्ष था उसका काम खत्म हो चुका है। अब ए के सम्मुख दोस्तों कोई भी शीर्ष आपका नहीं बचा। अब क्या करते हैं कि हम ए के बाद वाले शीर्ष पर हम लोग चलते हैं। तो ए के बाद वाला शीर्ष कौन मिलेगा, आपको बी मिलेगा। अब देखते हैं कि बी के सम्मुख कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी के सम्मुख कौन है। आप ही लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो बी के सम्मुख शीर्ष कौन कौन हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी के जो सम्मुख है वो दोस्तों आपका डी भी है और आपका ए भी है। सम्मुख यानी सामने, ध्यान दीजिएगा। देखिए बी के सामने डी भी है और बी के सामने ए भी है। बात को समझ रहे ना। तो बस हमको क्या करना है कि सम्मुख शीर्ष को ही मिला देना है। ठीक है, बस सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए वो, और उन शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड निकल कर आएगा वही रेखाखंड इस बहुभुज का विकर्ण कहलाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं। तो देखिए हमने बी शीर्ष को किससे मिलाया, हमने दोस्तों बी शीर्ष को डी से मिला दिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों बी के सम्मुख आपका शीर्ष डी है और साथ ही यहाँ पर दोस्तों क्या है, ई शीर्ष है। तो ई शीर्ष जो है दोस्तों वो भी क्या है, बी के सम्मुख है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इन शीर्षों का करते हैं एक सीधी रेखाखंड द्वारा हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मिला चुके हैं। ठीक है, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो रेखाखंड वो हिल जा रहा है। आप लोग स्केल से इसको ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल जो आकृति है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल कर आएगी। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो विकर्ण खींचा गया। अभी एक और खींचना है। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जो यहाँ पर जो विकर्ण की संख्या जो निकाला वो गलत निकाला है। दोस्तों जितना निकाला है उतना विकर्ण वो ले लेगा। बस आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से विकर्णों को ड्रॉ कर देना है इस बहुभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गो विकर्ण का हम खत्म। अब 1 गो का क्या करना है हमको दोस्तों, करना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। अब 5वां विकर्ण दोस्तों हम लोग कैसे खींच सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5वां विकर्ण कैसे खींचा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये देखिए बी का तो काम खत्म, क्योंकि बी के सम्मुख जो भी था वो दोस्तों आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि बी के सम्मुख कौन था, बी के सम्मुख आपका था डी शीर्ष है और फिर बी के सम्मुख था आपका ए शीर्ष है। तो बी के सम्मुख जो भी शीर्ष था वो आपने दोस्तों उसको मिलाकर रेखाखंड द्वारा इसको दोस्तों समाप्त कर दिया है। अब तो बी के सम्मुख तो कोई शीर्ष बचा नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब हम अगले शीर्ष पर चलते हैं। कौन बचा है, तो सी शीर्ष। तो देखते हैं कि सी शीर्ष के सामने कौन सा आपका शीर्ष है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सी शीर्ष के सामने अगर ध्यान से देखिएगा ना तो सी शीर्ष के सामने आपको ई शीर्ष दिखेगा। क्या बताइए, गलती बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, बस इसमें थोड़ा सा दोस्तों इसमें समझने की खेल है। ज्यामिति दोस्तों जितना समझते हैं मतलब हार्ड उतना हार्ड नहीं है, बस इसमें दोस्तों आपके माइंड का केवल खेल है। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर हम ज्यामिति को समझ जाते हैं तो ज्यामिति दोस्तों बिल्कुल भी उतना हार्ड नहीं होता है। तो सी के सामने देखते हैं, तो सी के सामने आपको क्या मिलता है, ई। बस आराम से क्या करेंगे कि इन दोनों सम्मुख शीर्षों को हम लोग मिला देंगे। तो जब दोस्तों हम लोग इन दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाया तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस बहुभुज में आपके टोटल विकर्ण 5 तो खींचे जा चुके हैं। अगर यदि दोस्तों अगर आप सोचिएगा कि अगर हम 5 से अधिक विकर्ण खींच दें तो बिल्कुल भी खींचे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे के पूरे शीर्ष अपने आप को लॉक कर चुका है अपने सम्मुख शीर्षों को रेखाखंडों द्वारा संयुक्त करके। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर खींचना भी चाहिएगा अधिक अगर विकर्ण तो नहीं खींच सकते हैं। अगर अपने से खींचना चाहिए तो गलती हो जाए, क्योंकि अब कोई भी शीर्ष दोस्तों सामने बचेगा ही नहीं। देखिए अब मान चलो इसीलिए था ना, देखिए डी के सम्मुख, तो डी के सम्मुख है बी, तो जो कि रेखाखंड द्वारा मिल चुका है। और डी के सम्मुख कौन था, ए, वो भी रेखाखंड द्वारा मिल चुका है। बात को समझ रहे ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इस विकर्णों की संख्या का जो निर्धारण सूत्र है, इन सूत्र के माध्यम से सबसे पहले हम लोग ये श्योर हो जाते हैं कि जो हमने बहुभुज लिया है उस बहुभुज में टोटल कितने विकर्ण खींचे जाएंगे। जब दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि उस बहुभुज में इतने विकर्ण खींचे जाएंगे, तब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि विकर्ण के परिभाषा के माध्यम से हमें दोस्तों उस आकृति में इन विकर्णों को ड्रॉ करना होता है। और ये चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हम उस आकृति में इन विकर्णों को किस प्रकार से ड्रॉ हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो आकृति है और यहाँ पर जो आकृति है, ये दोनों को दोनों क्या है दोस्तों, ये आपके अवतल बहुभुज से संबंधित है। ये आपकी आकृति किसी भी बहुभुज से क्यों ना संबंधित हो, हमें केवल यहाँ संबंध लेना है बहुभुज से। चाहे वो बहुभुज आपका उत्तल हो या अवतल हो, आपके उत्तल हो या अवतल दोनों में दोस्तों आपके विकर्ण खींचे जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका उत्तल होगा तो
उत्तल में विकर्ण खींचे जाएंगे, और अवतल होगा तो अवतल में विकर्ण नहीं खींचे जाएंगे। इसमें भी दोस्तों विकर्ण खींचे जाएंगे, क्योंकि जो संबंध है वो केवल उत्तल से नहीं है और ना ही अवतल से है। यहाँ पर जो संबंध है वो दोस्तों बहुभुज से, जो कि मैंने यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इनके भुजाओं को सबसे पहले यहाँ पर काउंटिंग कर लेना होगा। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इनके भुजाओं को सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर GH एक भुजा हुआ, HI 2 भुजा हुआ, IJ 3 भुजा हुआ, और यहाँ पर JK 4 भुजा हुआ, और यहाँ पर JK 5 भुजा हुआ। यानी कि इस बहुभुज में टोटल जो आपके भुजाएं हैं वो कितने हैं दोस्तों, 5 गो। और अभी आपने विकर्णों के निर्धारक सूत्र की सहायता से आपने 5 भुजाओं के लिए आपने यहाँ पर ये निकाला दोस्तों कि हम लोग 5 भुजाओं वाले बहुभुज के लिए अधिकतम से अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो वो निकल कर आया है यहाँ पर कितना दोस्तों, 5, क्योंकि भुजा को थी 5। देखिए इसमें भी 5 गो था, इसमें भी को है 5 गो है। तो आपका उत्तल हो या अवतल, यदि भुजाओं की संख्या 5 है तो विकर्ण भी दोस्तों उतने खींचे जाएंगे, चाहे वो आपकी बहुभुज किसी भी बहुभुज से क्यों ना रिलेटेड हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो आपका विकर्ण है वो कितना बनेगा, 5 गो। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर हमको केवल सम्मुख शीर्षों को देखना होगा। यहाँ जो विकर्ण का संबंध है वो किसी बहुभुज के लिए उसके अंतभाग या अभ्यंतर भाग या उसके बहिर्भाग से बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो संबंध है दोस्तों वो केवल उस बहुभुज के सम्मुख शीर्षों से है। चाहे वो इस बहुभुज का विकर्ण आपके अंतर्भाग से बहिर्भाग में प्रवेश कर जाए या बहिर्भाग से अंतर्भाग में प्रवेश कर जाए, उससे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका केवल मतलब होता है दोस्तों कि इनके जो सम्मुख शीर्ष होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाए, और जब जुड़ जाएगा तो वही जो रेखाखंड निकल कर आएगा वो इस बहुभुज का विकर्ण कहलाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग पहले शीर्ष से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस बहुभुज के लिए जो पहला शीर्ष है दोस्तों वो कौन है, वो है दोस्तों G। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि G के सामने देखते हैं कि G के सामने कौन कौन शीर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि G के सामने जो शीर्ष है वो कौन कौन है। देखिए यहाँ पर G के सामने जो दोस्तों शीर्ष है वो है J, एगो है I। सामने देखिए G के सामने एगो है J, एगो है I, क्योंकि जो H है वो G के बगल में है और जो K है वो G के बगल में है, यानी कि आसनन है। और मैं दोस्तों बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि आसनन शीर्षों के साथ कभी भी विकर्णों का खिंचाव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं। तो देखिए हमने G शीर्ष को किसके सम्मुख मिलाया, तो हमने दोस्तों J के सम्मुख मिलाया। ठीक है, अब देखिए अब कौन है G के सम्मुख, तो G के सम्मुख है दोस्तों I। तो हम लोग क्या करते हैं कि I को हम लोग G से मिला देते हैं एक रेखाखंड की सहायता से। तो यहाँ पर ये मिल चुका है मिलन दोस्तों। देखिए थोड़ा सा इधर मतलब मिस कर गया, बोल रहे हैं ना कि आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा माप कर स्केल की सहायता से आप लोग खींचने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 विकर्ण आपका खींचा जा चुका है। अब देखिए कि G के सम्मुख और भी कोई शीर्ष है, अगर शीर्ष है तो उसको आप लोग मिलाइए। लेकिन आपने यहाँ पर ये देखा कि G के सम्मुख अब कोई भी शीर्ष सम्मुख बिल्कुल भी नहीं बच पाया है। तो अब हम क्या करते हैं कि H शीर्ष पर दोस्तों हम लोग चलते हैं। हमें मतलब नहीं है कि जो हमारा विकर्ण है वो अंतभाग से बहिर्भाग में आ गया है या बहिर्भाग से अंतभाग में आ गया है। हमें मतलब है केवल और केवल 2 शीर्षों को एक रेखाखंड द्वारा जोड़ने से। तो यहाँ पर दोस्तों 2 शीर्ष एक रेखाखंड द्वारा जुड़ चुके हैं। हालांकि जो आपका शीर्ष G और जो J है वो दोनों एक दूसरे से जुड़कर अंतभाग में है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो G शीर्ष है और जो I शीर्ष है वो एक दूसरे से जुड़कर उनका जो रेखाखंड है वो अंतभाग से होते हुए बहिर्भाग में चला गया है। तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो विकर्ण है वो आपके बहुभुज से बाहर निकल जा रहा है तो कहीं हम विकर्ण गलती तो नहीं खींच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि इस बहुभुज के अगर 2 शीर्ष आपको सम्मुख मिलते हैं तो आप लोग उसे मिला दीजिए, आपका बिल्कुल दोस्तों गलती नहीं हो सकता है। अभी आप लोग मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 5 गो था ना, इसमें कितने विकर्ण खींचेंगे, 5 गो। तो 5 गो में से 2 गो का काम हो गया। अब हमको क्या करना है, 3 को और ड्रॉ करना है। देखिए तो G का तो हो ही चुका है। अब चलते हैं H शीर्ष पर। हमको दोस्तों ये देखना होगा कि H शीर्ष के सम्मुख कौन कौन है। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने G शीर्ष के सम्मुख देखा था, ठीक उसी प्रकार से हमको H शीर्ष के सम्मुख हमको देखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके H शीर्ष के सम्मुख एगो आपका J है, देख सकते हैं कौन दोस्तों, एगो आपका J है और एगो दोस्तों आपका K है। तो इन सम्मुख शीर्षों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको कैसे मिलाएंगे। तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। तो इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। ठीक,
मिल चुका। तो कौन विकर्ण हुआ, एगो, दूगो और तीन गो। अब फिर दोस्तों क्या है यहाँ पर के शीर्ष है ना, तो के शीर्ष को हम लोग क्या करेंगे, ए शीर्ष से मिलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मिला देते हैं, देखिए मिल चुका दोस्तों। यानी हम यहाँ पर हमने क्या किया कि के शीर्ष को एच से मिला दिया। तो टोटल जो आपके विकर्ण है वो आपके कितने खींचे जा चुके हैं, 1 2 3 4, यानी कि टोटल आपके 4 विकर्ण यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। अभी भी एगो और बचा है। तो अब देखते हैं, देखिए जी का काम खत्म हो गया, एच का काम खत्म हो गया। अब आई का देखते हैं, यहाँ पर आई है ना दोस्तों। अब आई का देखते हैं कि आई के सम्मुख कौन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आई के जो सम्मुख शीर्ष है वो है के, और के के सम्मुख है आई, मतलब एक दूसरे के आमने सामने देख सकते हैं कि एक दूसरे का चाहिए आमने सामने, बस आमने सामने है। अब बस जोड़ दीजिए किसी भी तरीके से, बस जिसको अगर उन सम्मुख शीर्षों को आप जोड़ते हैं और जो रेखाखंड मिलेगा वो रेखाखंड इस बहुभुज के विकर्ण के रूप में जाना जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों कि इसे भी हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो आपका टोटल का टोटल विकर्ण इस अवतल बहुभुज के लिए खींचे जा चुके हैं, जो कि आपके टोटल विकर्णों की संख्या 5 थी, और यहाँ पर 5 विकर्ण आपके इस अवतल बहुभुज वाले आकृति में ड्रॉ हो चुके हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपके कुल जितने भी बहुभुज से संबंधित आकृतियां हैं, आप उन आकृतियों में बिल्कुल सरल तरीके से इस सूत्र के माध्यम से आप उसमें विकर्णों का खिंचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आकृति लिया है, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें हम कैसे विकर्ण खींच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसके भुजाओं को आप लोग दोस्तों गिन लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल भुजाओं की जो संख्या दोस्तों वो है कितना, 6। और हम क्या करते हैं कि इन भुजाओं की संख्या को जहां जहां n है हम वहां n के स्थान पर हम लोग 6 रख देंगे। किसकी सहायता से, तो विकर्ण के निर्धारण सूत्र की सहायता से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ये पता करेंगे कि इस बहुभुज के लिए टोटल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जितना यह सूत्र आपको निकाल कर देगा विकर्णों की संख्या, उतना ही विकर्ण दोस्तों आपको इस बहुभुज में ड्रॉ करना होगा। तो इस फिगर को दोस्तों मैं आप लोगों को विकर्ण खींचने के लिए होमवर्क देता हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको दोस्तों विकर्ण को खींचने का इस आकृति में प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से, सटीक तरीके से इस आकृति में टोटल विकर्णों को, जितना विकर्ण निकल कर आएगा उन विकर्णों को दोस्तों अगर आप सही अगर इसमें आप ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके जो बहुभुज का जो विकर्ण है वो दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीख चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुभुज का विकर्ण की जो परिभाषा है मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है, और साथ ही दोस्तों मैंने आकृति के माध्यम से आप लोग को ये भी बताया है कि हम किस प्रकार से दोस्तों हम लोग बहुभुज में विकर्णों का खिंचाव करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोग को ये भी बताया है कि हम लोग किसी भी बहुभुज में अधिकतम विकर्णों की संख्या का जो निर्धारण है वो किस सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो इतना सब दोस्तों आप लोगों ने जाना। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बहुभुज के विकर्ण से संबंधित जो भी आपकी विशेषता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पर बहुभुज के विकर्ण की विशेषताओं के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे दोस्तों मैंने बहुभुज के विकर्ण से संबंधित विशेषताओं को यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों इन विशेषताओं में से हम लोग एक एक विशेषता को बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इन विशेषताओं में दोस्तों जो पहला विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होता है। यानी जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया किसी भी बहुभुज का जो विकर्ण होता है वो केवल उनके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने के फलस्वरूप जो रेखाखंड मिलता है वो दोस्तों रेखाखंड के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कथन के रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड होता है। यानी इसको दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी उतना समझाना जरूरी नहीं है, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट दूसरे विशेषता के बारे में। दूसरे विशेषता में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है किसी भी बहुभुज में उनके विकर्णों को बनने के लिए कम से कम 4 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों इस विशेषता के बारे में। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर दोस्तों आपसे यह कहा जा रहा है किसी भी बहुभुज में उनके विकर्णों को बनने के लिए कम से कम 4 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यदि कोई भी अगर हम यहां पर बहुभुज लेंगे तो उस बहुभुज में अगर उनके टोटल जो भुजाएं हैं यदि वो 4 आएंगी तभी दोस्तों उसमें सम्मुख शीर्ष आपको मिल सकते हैं। यदि उस बहुभुज में आपके सम्मुख शीर्ष अगर प्राप्त करना है तो आपको 4 रेखाखंड दोस्तों आपको लेना ही होगा। यदि दोस्तों आप लोग 3 रेखाखंड लेते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ अगर दोस्तों आप लोग बहुभुज बनाते हैं, आपको पता है कि कोई भी अगर बहुभुज 3 रेखाखंडों से घिरकर अगर बनता है तो वह बहुभुज आपके त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस बहुभुज में आपके 3 भुजाएं सम्मिलित होती है और 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो बहुभुज होता है वह दोस्तों आपके त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। और त्रिभुज में कोई भी दोस्तों विकर्ण नहीं खींचे जा सकते। क्यों नहीं खींचे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके त्रिभुज में कोई भी
दोस्तों सम्मुख शीर्ष नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नामकरण किया, देखिए हमने यहाँ पर नामकरण किया A B C, ठीक है। तो दोस्तों इस तीनों शीर्षों में से अगर किसी भी एक शीर्ष को अगर आप लोग यहाँ पर लेते हैं, जो त्रिभुज है ना यहाँ पर, इस त्रिभुज में अगर तीनों शीर्षों में से अगर किसी भी एक शीर्ष को दोस्तों अगर आप लोग लेते हैं और इसके सम्मुख शीर्ष को दोस्तों आप लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो आपको कोई भी दोस्तों सम्मुख शीर्ष नहीं मिलेगा। यानी कि अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए शीर्ष की बात करें, तो अगर ए के सम्मुख अगर हम कोई शीर्ष देखें तो दोस्तों आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बी और जो सी शीर्ष है दोस्तों वो आपके ए के आसनन है, ना कि इसके सम्मुख है। देख सकते हैं कि ए के आसनन कौन है, बी, और ए के आसनन कौन है, सी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी सम्मुख शीर्ष आपको देखा नहीं जा रहा है। साथ ही अगर दोस्तों यहाँ पर हम सी शीर्ष या बी शीर्ष की बात करें, तो बी शीर्ष या सी शीर्ष के भी सम्मुख कोई भी दोस्तों यहाँ पर शीर्ष नहीं है। यानी कि बी शीर्ष के लिए ए शीर्ष और सी शीर्ष आसनन हो जाएगा, और सी शीर्ष के लिए ए शीर्ष और बी शीर्ष आसनन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग त्रिभुज में बिल्कुल भी विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि हम कोई बहुभुज चार भुजा वाले लेते हैं, तो चार भुजा वाले बहुभुजों में दोस्तों आपको सम्मुख शीर्ष प्राप्त हो जाते हैं। मैंने आप लोग को समझाया है। इसलिए दोस्तों आपके चार भुजा वाले बहुभुज में ही विकर्ण बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपसे कि किसी भी बहुभुज में उनके विकर्णों को बनने के लिए कम से कम चार रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बहुभुज की स्टार्टिंग होती है वो तीन भुजाओं से होती है, जबकि दोस्तों आपकी विकर्ण की स्टार्टिंग आपके तीन भुजा वाले बहुभुज से नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसमें बिल्कुल भी विकर्ण नहीं खींचे जा सकते हैं। विकर्णों का जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो आपके चार भुजा वाले बहुभुज से ही होगी, ना कि तीन भुजा वाले बहुभुज से, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों आप लोगों को हमेशा समझ कर रखिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे विशेषता के बारे में। तीसरा विशेषता दोस्तों आपसे कहा जा रहा है किसी बहुभुज में न्यूनतम विकर्णों की संख्या केवल 2 तथा अधिकतम विकर्णों की संख्या असंख्य होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि हम किसी भी बहुभुज में कम से कम, मतलब कम से कम कितना विकर्ण खींच सकते हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग चतुर्भुज में केवल दो ही विकर्ण खींच सकते हैं। और विकर्णों के लिए जो बहुभुज का प्रारंभिक जो आपका दोस्तों बहुभुज का जो नामकरण है वो चतुर्भुज से ही लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चतुर्भुज से ही विकर्णों का बनना प्रारंभ होता है। और किसी भी चतुर्भुज में केवल दो ही दोस्तों विकर्ण बन सकते हैं। इसीलिए किसी भी बहुभुज में कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम केवल दोस्तों दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों अधिकतम से अधिकतम, तो दोस्तों आपके अधिकतम से अधिकतम बहुत सारे आपके बहुभुज आ सकते हैं, जैसे कि 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला। तो जितने भुजा वाले आप दोस्तों बहुभुज लेते हैं, उस बहुभुज में दोस्तों उतने ही विकर्ण उनके बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि आप भुजाओं को दोस्तों बढ़ाइएगा तो आपकी विकर्णों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए विकर्णों की संख्या का जो मान कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को कि अधिकतम विकर्णों की संख्या असंख्य, मतलब पता नहीं है कितना होगा, लेकिन असंख्य हो सकता है, मतलब अनगिनित भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों विशेषता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर में। तो दोस्तों चौथे नंबर में कहा जा रहा है किसी बहुभुज का विकर्ण उनके अभ्यंतर एवं बहिर्भाग पर निर्भर ना कर केवल और केवल उस बहुभुज के सम्मुख शीर्षों पर ही निर्भर करता है। मैंने अभी बताया आप लोग को। देखिए जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर अगर नामकरण करता हूँ, तो नामकरण देखिए दोस्तों हम यहाँ पर करते हैं नामकरण A B C D E, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने दोस्तों आप लोग को ये बताया कि किसी बहुभुज का जो विकर्ण होता है वो उस बहुभुज के अभ्यंतर या बहिर्भाग पर निर्भर ना कर केवल उसके सम्मुख शीर्षों पर ही निर्भर करता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको विकर्ण सम्मुख शीर्षों की सहायता से ही बनाना है। चाहे दोस्तों ये सम्मुख शीर्ष में बनने वाला जो विकर्ण है वो आपके बहुभुज के अभ्यंतर में रहे या बहिर्भाग में रहे, या अभ्यंतर से होते हुए बहिर्भाग में आ जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस बहुभुज के अभ्यंतर और बहिर्भाग में दोस्तों उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया था कि यदि ए के सम्मुख दोस्तों सी है, ठीक है, ए के सम्मुख कौन शीर्ष है? सी शीर्ष है, तो दोस्तों इसको हम लोग मिलाएंगे ही मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख है। आज जब दोस्तों हम लोग इसको मिलाते हैं सम्मुख शीर्ष से, तो ये दोस्तों आपके विकर्ण के रूप में जाना जाएगा इस बहुभुज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो विकर्ण है आपका ए सी, वो इस बहुभुज के अंतभाग से होते हुए बहिर्भाग में प्रवेश कर गया है। तो ऐसा नहीं है कि यदि जो विकर्ण है वो आपके अंतभाग से होते हुए अगर बहिर्भाग
में प्रवेश कर जाए तो आपका जो विकर्ण का खींचा है वो गलत होगा। नहीं दोस्तों, हमें केवल यहाँ पर ये देखना होगा कि जो हमने यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ किया है वो आपके सम्मुख शीर्षों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि वो मिलता है तो दोस्तों आपका जो विकर्ण का खींचा है वो बिल्कुल 100% दोस्तों आपका सत्य और आपका शुद्ध है। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसके अभ्यंतर और बहिर्भाग पर बिल्कुल निर्भर ना कर उसके सम्मुख शीर्षों पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यदि किसी बहुभुज में उनके अप्रतिच्छेदी विकर्ण, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अप्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि जिसमें दोस्तों विकर्णों का बिल्कुल भी प्रतिच्छेद ना हो, यानी कि एक विकर्ण को कोई अन्य विकर्ण बिल्कुल दोस्तों प्रतिच्छेद ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। तो क्या पता है यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखिएगा। यहाँ पर क्या पता है आपसे, यदि किसी बहुभुज में उनके अप्रतिच्छेदी विकर्ण खींचा जाए तो उन विकर्णों के कारण, यानी जो अप्रतिच्छेदी विकर्ण आएंगे उस बहुभुज में, उन विकर्णों के कारण उस बहुभुज में बने सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों के मापों का योग उस बहुभुज के कुल अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। यानी उस बहुभुज में जितने भी त्रिभुज बनेंगे आपके अप्रतिच्छेदी विकर्ण के कारण, उन विकर्णों के कारण जो आपके त्रिभुज बन रहे हैं उनके कुल जितने भी दोस्तों अंतःकोणों के मापों का योग होगा, उन सभी अंतःकोणों के मापों का जो योग है दोस्तों वो आपके लिए गए बहुभुज के अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर प्राप्त होगा। तो कैसे आप लोग समझिएगा, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर एक बहुभुज लिया, इसका दोस्तों हम नामकरण कर देते हैं। जैसा कि हमने इसका नामकरण कर दिया ABCD E, ठीक है, यानी कि आपका पंचभुज है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसा विकर्ण ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल दोस्तों प्रतिच्छेदी ना हो, यानी अप्रतिच्छेदी हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग अप्रतिच्छेदी तब तक खींचेंगे जब तक कि कोई विकर्ण उसे प्रतिच्छेद ना कर सके। तो यहाँ पर देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर A को C से मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि A शीर्ष C शीर्ष के सम्मुख है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों शीर्षों को मिलाकर एक विकर्ण AC निर्माण कर लिया है। ठीक है, जो कि दोस्तों अप्रतिच्छेदी है, यानी कि ऐसी विकर्ण को कोई भी विकर्ण दोस्तों बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक के सम्मुख और कौन सा शीर्ष है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि A के सम्मुख एक शीर्ष D भी है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस D शीर्ष से A शीर्ष को हम लोग मिला देते हैं। तो जब दोस्तों A शीर्ष को D शीर्ष से मिलाइएगा तो इस AD विकर्ण को भी कोई भी विकर्ण प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो देखिए, तो अगर हम क्या करते हैं तीसरा विकर्ण खींचते हैं तो तीसरा विकर्ण को खींचने से क्या कोई विकर्ण प्रतिच्छेदी हो जाता है? यदि नहीं होता है तो उसको भी खींचेंगे। बस हमको उतना ही विकर्ण लेना है जो कि दोस्तों आपके अप्रतिच्छेदी रूप में प्रयुक्त हो। तो दोस्तों देख सकते हैं ए शीर्ष के सम्मुख तो कोई शीर्ष बचा नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बी शीर्ष के। ठीक है दोस्तों, तो बी शीर्ष के सामने आप देख सकते हैं बी शीर्ष के सामने आपका कौन कौन सम्मुख है। तो दोस्तों बी शीर्ष के सामने आपका ई सम्मुख है और आपका डी शीर्ष सम्मुख है। तो दोस्तों जब आप बी को ई से दोस्तों जब आप मिलाइएगा तो लो यहाँ पर AC और AD दोनों को प्रतिच्छेद कर दिया, मतलब इनको प्रतिच्छेद करके क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें काम है अप्रतिच्छेदी विकर्ण से, ना कि काम है हमको प्रतिच्छेदी विकर्ण से। तो इसलिए दोस्तों हम बिल्कुल भी इस विकर्ण को प्रयोग में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम 2 से अगर अधिक विकर्ण खींच रहे हैं तो ये अपने प्रतिच्छेदी रूप में हो जा रहे हैं। यानी हमको पता चल चुका है कि 5 भुजा वाले जो बहुभुज है उसमें जो अप्रतिच्छेदी विकर्णों की संख्या होगी वो केवल दोस्तों 2 ही होगी। अब बात करते हैं कि इन विकर्णों के कारण, कौन से विकर्ण, तो अप्रतिच्छेदी विकर्ण। इन अप्रतिच्छेदी विकर्णों के कारण इस बहुभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बता रहा है कि अप्रतिच्छेदी विकर्ण खींचा जाए तो उन विकर्णों के कारण उस बहुभुज में बने सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों के मापों का योग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं कि इस बहुभुज में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ये वाला बना, देखिए ये वाला भी क्या है, त्रिभुज ही है, ABC, ये भी क्या है दोस्तों त्रिभुज है। और यहाँ पर देख सकते हैं ACD, ये भी क्या है दोस्तों, ये वाला ये भी दोस्तों आपका त्रिभुज ही है। अगर यहाँ पर दोस्तों ये देखते हैं ADE, तो ये भी क्या है दोस्तों आपका त्रिभुज ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 5 भुजा वाले बहुभुज में टोटल जो त्रिभुज आए हैं दोस्तों वो आपके 3 ठो आए हैं। कितने आए हैं? 3 ठो, 1 2 3। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग कितना होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस 180 डिग्री को दोस्तों हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोस्तों 180 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको तीनों त्रिभुजों के अंतःकोणों के मापों का कुल योग निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 54, यानी कि 500
40 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके टोटल अंतःकोणों के मापक का योग 540 डिग्री आ रहा है। और जो दोस्तों यहाँ पर 540 डिग्री आया है ना, यही 540 डिग्री दोस्तों आपके पंचभुज में कुल जितने भी आपके अंतःकोण हैं, जो भी बनेंगे अंतःकोण, उन सभी अंतःकोणों का अगर आप योग कीजिएगा तो वो भी आपको 540 डिग्री ही आएगा। यानी कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग का निर्धारण करने के लिए दोस्तों एक सूत्र आता है जिसका मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर दोस्तों n होती है उस बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या, क्योंकि n का मतलब होता है कुल भुजाओं की संख्या। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पर बहुभुज लिया, कौन सा बहुभुज लिया है? पंचभुज, यानी 5 भुजा वाला हमने यहाँ पर बहुभुज लिया है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि n की जगह पर 5 को लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 - 2 और 180 डिग्री। तो 5 में से 2 अगर निकालते हैं तो होता है 3 और 180 डिग्री 18 या 54 यानी 540 डिग्री। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ भी था 540 डिग्री और यहाँ पर भी था 540 डिग्री। यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि किसी भी बहुभुज में अप्रतिच्छेदी विकर्ण खींचा जाए तो अप्रतिच्छेदी विकर्ण खींचने के कारण उसमें जो भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों के मापों का कुल योग उस बहुभुज के अंतःकोणों के मापों के कुल योग के बराबर प्राप्त होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का कुल योग का जो निर्धारण है उसको दोस्तों हम लोग इस सूत्र की सहायता से करते हैं। यहाँ पर इस सूत्र को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि अब दोस्तों मैं आगे किसी वीडियो में आप लोग को ना बता पाऊं, लेकिन आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि अंतःकोण के मापों का कुल योग का जो निर्धारण है वो दोस्तों हम लोग इस सूत्र की सहायता से ही करते हैं, जो कि होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां दोस्तों जो n है वो होता है आपका उस बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका है, ठीक है, विकर्ण वाला में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कौन सा, तो सबसे लास्ट आपका जो विशेषता है उसके बारे में 6 नंबर पर। तो दोस्तों 6 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या, मतलब टोटल विकर्णों की संख्या, ठीक है, समझिएगा, टोटल विकर्णों संख्या, किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या उस बहुभुज में आए कुल भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बताया कि किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या उस बहुभुज में आए कुल भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि किसी बहुभुज में आपके कुल भुजाओं की संख्या अगर पता नहीं रहेगा तो क्या आप पता लगा पाइएगा कि उस बहुभुज में टोटल कितने विकर्ण खींचे जा पाएंगे? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो दोस्तों हमने यहाँ पर सूत्र लिया था कौन सा विकर्ण के लिए, n इंटू n-3 आप बटा में 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो था n का मान वो क्या था? बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या था। तो दोस्तों हम जैसे जैसे बहुभुज के भुजाओं की संख्या को रखते थे वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के विकर्णों की संख्या आपको प्राप्त होती थी। यानी 4 भुजा वाले बहुभुज के लिए दोस्तों विकर्णों की संख्या अलग निकल कर आ रही थी, 5 भुजा वाले बहुभुज के लिए विकर्णों की संख्या अलग निकल कर आ रही थी, 6 भुजा वाले बहुभुजों के लिए विकर्णों की संख्या अलग निकल कर आ रही थी। तो उसी प्रकार से दोस्तों जैसे 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 आप लोग बहुभुज के भुजाओं की संख्या को दोस्तों आप लोग बढ़ाते जाइएगा, ठीक उसी प्रकार से वैसे वैसे उस बहुभुज के लिए विकर्णों की संख्या भी दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या उस बहुभुज में आए कुल भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि बहुभुज के यदि भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो विकर्णों की संख्या भी बढ़ेगी, यदि उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या घटेगी तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या भी घटेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुल जितनी भी विशेषता आपको बहुभुज के विकर्ण से संबंधित बताया है ये सारे के सारे बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जितने भी आपके दोस्तों एग्जाम होंगे हाई एडवांस वाले भी उसमें दोस्तों बहुत ही काम करेगा। इतना नॉलेज दोस्तों आपको होना चाहिए एक स्टूडेंट के जीवन में। यदि दोस्तों बहुभुज के विकर्ण से संबंधित इतना सारा नॉलेज अपने माइंड में रखते हैं तो दोस्तों आपके बहुभुज के विकर्ण से संबंधित कोई भी दोस्तों आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किताब दोस्तों कैसा भी किसी भी प्रकाशन का क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास था कि बहुभुज के विकर्ण किस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा सकूं और आपको दोस्तों मैं बता सकूं कि जो बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये जाना होगा कि बहुभुज का विकर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हम लोग बहुभुज में किस प्रकार से विकर्णों को ड्रॉ कर सकते हैं, इनका सूत्र क्या होता है, आपको ये वीडियो काफी मतलब दोस्तों अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।